तो चरक निदान हमारा जो 6 है, शोष निदान, 6th अध्याय में देखिए आप, विमर्श है जो 2 नंबर श्लोक के नीचे, इसकी 6th लाइन में देखिए, विमर्श की 6th लाइन, लास्ट में क्या लिखा है, सुश्रुत ने बताया राज्यक्षमा के बारे में, अनेक रोगानुगतों को हाईलाइट कर लीजिए, अनेक रोगानुगतों, बहु रोग पुरोगमय, दुर्विज्ञो दुर्निवारय, शोषो व्याधि महाबलय। आपको ये लाइन लिख के देंगे, अनेक रोगानुगतो, बहु रोग पुरोगमय, दुर्विज्ञो दुर्निवारय। तो ये किसके लिए कहा गया, तो शोष के लिए बोलते हैं आचार्य सुश्रुत, यानी अनेक रोग जिसके अनुगत होके चलते हैं, बहु रोग पुरोगमय, बहुत रोग जिसके आगे की तरफ होके चलते हैं और बहुत पीछे पीछे, मतलब कॉम्प्लिकेशन भी चली आ रही है, पूर्व रूप भी जिसके बहुत है, पूर्व रूप की अवस्था में भी बहुत रोग जिसमें पहले उत्पन्न होते हैं, दुर्विज्ञ है, जानना भी मुश्किल है इसको और ट्रीट करना भी मुश्किल है, दुर्निवार है, शोषो व्याधि महाबल है, इस व्याधि को शोष कहा गया। 3 नंबर श्लोक में शोष है जो उसके कारण बोले गए, यह खलु चत्वारि, 4 कारण होते हैं शोषस्य आयतनानि भवन्ति, तद्यथा हाईलाइट कर लीजिए, साहसम संधारणम क्षय विश्मासन, साहसिक कार्य करना, संधारण करना, क्षय होना या विश्मासन। तो अब देखिए ये साहस की व्याख्या भी नीचे जो श्लोक है, इस 3 नंबर श्लोक के नीचे की गई है, ये तो आप इसमें से आपको नहीं पूछेंगे। साहस का मतलब क्या होता है, जितनी अपनी क्षमता व्यक्ति की नहीं है उससे ज्यादा जब साहसिक कार्य करे, या तो वो अपने से ज्यादा बलवान मनुष्य के साथ लड़े, किसी और ज्यादा पावरफुल जो है वो जो एनिमल होते हैं उनके साथ लड़ाई करना, या फिर अधिक भार का उठाना, यानी जो आप काम नहीं कर सकते, यानी इतना ज्यादा एफर्ट लगा के अपनी पावर से भी ज्यादा आप जो अपनी शक्ति से ज्यादा जब काम करते हो तो वो साहसिक कार्य होते हैं। संधारण का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वेगों को रोकना यानी धारण करना। क्षय का मतलब जो हमारी धातुएं उनके क्षय की वजह से शोष हो सकता है। और लास्ट है विषमाशन, यानी विषम अशन करना, जो खाना है वो आप ठीक नहीं खा रहे, विषम अशन कर रहे हो, मतलब या तो मात्रा में कम ज्यादा या फिर टाइम ठीक नहीं है, तो विषमाशन कारण है ये शोष के। 4 नंबर श्लोक आप देखिए, 4 नंबर श्लोक, अब एक एक की संप्राप्ति बता रहे हैं, साहस जन्य जो राज्यक्षम है उसके कारण क्या है, उसकी संप्राप्ति क्या है और उसके लक्षण। तो 4 नंबर श्लोक में साहस जन्य यक्षमा के लक्षण बोले, तो देखिए शरीर ये बोले गए कि जो दोष है प्रकोपित हुए वो पूरी बॉडी में घूमते हैं ना, इसमें राज्यक्षमा में, तो बोलते हैं तस्य यो अशय शरीर संधिम आविश्यति, अगर ये प्रकोपित हुए दोष शरीर की संधियों में आश्रित होते हैं, संधि वर्ड को हाईलाइट किया आपने, और आगे हाईलाइट कर लीजिए जंभा अंग मर्दो ज्वर है, ये हाईलाइट किया आपने। अगर प्रकोपित हुए दोष संधि में, बॉडी है जो उसमें संधि में जाके आश्रित हो जाएंगे, तो जंभा अंग मर्दो ज्वर इसकी उत्पत्ति होगी। एक बार क्वेश्चन आया हुआ था इस तरीके से कि राज्यक्षमा में त्रिदोष के किस स्थान में आश्रित होने पर ज्वर नामक लक्षण आता है। ऑप्शन थे संधि, आमाशय, प्राणवाह स्रोतस या सिर प्रदेश। तो संधि आंसर गया था वहां इसके अकॉर्डिंग, यानी साहस जन्य राज्यक्षमा के पहले निदान बताए, फिर संप्राप्ति, फिर लक्षणों की बात कर रहे हैं कि साहस जन्य राज्यक्षमा की वजह से जो तीनों दोष प्रकोपित हुए हैं, अब वो बॉडी में जहां उनको फेवरेबल अपने लगेगा वहां जाके रुकेंगे। तो जब वो संधियों में जा से आश्रित हो जाएंगे तो 3 व्याधियां होंगी पेशेंट को, जृंभा, अंगमर्द और ज्वर। ये ज्वर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ था एक बार। देन आगे देखिए, अगर वो आमाशय में जाके रुकेंगे तो उर की व्याधियां और अरोचक, उर प्रदेश की और अरोचक होगा। अगर कंठ में रुक जाएंगे, हिंदी में देखिए कंठ प्रदेश में अगर चला जाए 3rd लाइन में, कंठ की विकृति और स्वर भेद होगा। प्राणवायु स्रोतस में जाए तो श्वास और प्रतिशाय होगा। सिर प्रदेश में जाए तो सिर की विकृति होगी, ऐसा बोला गया। 4 नंबर जो आपका श्लोक है ना, उसकी जो लास्ट लाइन है देखिए, उसमें लास्ट में बल समाधानम ही शरीरम शरीर मूलश्च पुरुष इति को हाईलाइट किया आपने। बल सम आधानम ही शरीरम, यानी शरीर जो होता है वो बल के द्वारा ही सम्यक रूप से धारण किया हुआ है। शरीर जो है हमारा वो बल के द्वारा ही तो धारण हो रहा है। शरीर मूलश्च पुरुषमिति, और पुरुष जो है वो शरीर, उसका आधार शरीर ही होता है।
पुरुष भी शरीर के आधार पर ही रहता है और शरीर हमारा जो है वो बल पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे बल की बात की गई, तो बल समाधानम ही शरीरम शरीर मूलश्च पुरुष इति। नेक्स्ट है 5 नंबर श्लोक में भवती च अत्र करके लिखा, साहसम वर्जियेत कर्म रक्षतम जीवम आत्मने जीवनम ही पुरुषम तु इष्टः कर्मण फल सूक्ष्मश्नुते। 5 नंबर जो श्लोक लिखा है ना उसकी सेकंड लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, जीवनम ही पुरुषस्तु अवतिष्ठतम कर्मण्य फलम अश्नुते। तो आपको ये लाइन लिख के देंगे जो अभी हमने हाईलाइट कराई 5 नंबर श्लोक में कि ये कौन सी जो है वो राज्यक्षमा के लिए बोली गई। तो साहस जन्य राज्यक्षमा के लिए बोला गया कि बोलते हैं अपने जीवन की रक्षा करता हुआ पुरुष साहसिक कार्यों का त्याग कर दे, क्योंकि अगर जिएगा मनुष्य तभी तो अपने जो आपकी इच्छा होती है वो काम आप तभी कर सकोगे ना जब आप स्वस्थ रहोगे, अच्छे से जियोगे। ठीक है, मरने के बाद तो कुछ नहीं होने वाला। तो बोलते हैं कि जीवित जो है उसको अपने जीवन मतलब जीवित जब टाइम है तो पुरुष को अपने जीवन की रक्षा करने के लिए जो साहसिक कर्म होते हैं उनको त्याग देना चाहिए, मतलब अपनी शक्ति से ज्यादा कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला गया। फिर हमारा आता है 6 नंबर श्लोक में, आप आइए 6 नंबर श्लोक में। यहाँ पे देखिए ऊपर बताया गया संधारण जन्य जो है उसके निदान क्या है, तो निदान में क्या होगा, वेगों को रोकना। फिर संप्राप्ति बताई। अब यहाँ पे संधारण जन्य जो राजक्ष में उसके लक्षण में आप देखिए 6 नंबर श्लोक की 4th लाइन देखिए, 6 नंबर श्लोक की 4th लाइन में लास्ट में शरीरेषु एष्वेव योग क्षेम करेषु को आपने हाईलाइट किया, शरीरेष्वेव योग क्षेम करेषु। बोलते हैं जो मनुष्य बुद्धिमान हो उसको योग और क्षेम करने वाली चीजें, योग का मतलब क्या होता है, अलब्ध लाभो योग है, जो चीज आपको चाहिए थी जो आपके पास नहीं थी उसका मिलना योग कहलाता है। और क्षेम का मतलब क्या होता है, उसको जो चीज मिली आपको आप उसका रक्षण करके रखो, तो ये होता है क्षेम। तो योग और क्षेम मतलब जो चीज आपको चाहिए जो आपके पास नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए और उसको बचा के भी रखने के लिए क्या बोला गया है, बुद्धिमान वस्तुओं को उन्हीं जो है वो चीजों के लिए परिश्रम करना चाहिए जो शरीर के योग और क्षेम करने वाली होती हैं। और लास्ट लाइन जो है वो 6 नंबर श्लोक की हाईलाइट कर लीजिए, शरीरम ही अस्य मूलम शरीर मूलश्च पुरुषो भवति। पुरुष का ही शरीर मूल होता है और शरीर मूल वाला ही पुरुष होता है, पुरुष के बिना शरीर नहीं, शरीर के बिना पुरुष नहीं, ऐसा बोला गया। नेक्स्ट है हमारा 7 नंबर जो श्लोक है, 7 नंबर श्लोक की पूरी लाइन आप हाईलाइट कर लीजिए, सर्वम अन्यत परित्यज्यम शरीरम अनुपालियेत तद भावे ही भावानाम सर्वाभाम शरीरिणाम। बोलते हैं सभी जो संसारिक कार्य हैं उनको छोड़कर सर्व अन्यम परित्यज्य यानी त्याग कर शरीरम अनुपालियत अपने शरीर का पालन करना चाहिए। बाकी चीजें होती रहेंगी, पहले अपने शरीर की रक्षा करनी आपको चाहिए। क्यों, तद भावे ही भावानाम सर्वाभावम शरीरिणाम। अगर शरीर का ही अभाव हो गया तब आप किसी भी कोई भी वस्तु आपके लायक ही नहीं रहेगी। जब आपका शरीर ही नहीं रहेगा तो संसार में चाहे कुछ होता रहे आपको कोई मतलब नहीं है ना उससे। तो इसके लिए बोला गया पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो राइट पेज है उस पे धातु क्षयजन्य जो राज्यक्षम है उसके बारे में बोला। फिर 8 नंबर श्लोक में आप देखिए क्षयजन्य शोष की जो संप्राप्ति बोली है ना, 8 नंबर श्लोक जहाँ पे लिखा है ना, जब हम लास्ट में लिखते हैं तो 8 नंबर श्लोक के आगे एक लाइन लिखी है, परा ही येषाम फल निरति आहार सेति को आपने हाईलाइट किया, परा ही येषाम फल निवृत्ति आहार सेति। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये आहार की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति होती है। तो ये किसके लिए बोला गया, शुक्र के लिए बोला गया। मतलब क्षय जन्य जो हमारी शोष है या तो वो होगा कि अनुलोम क्षय या प्रतिलोम, मतलब पेशेंट है जो वो अच्छे से कोई आहार विहार नहीं कर रहा तो पहले रस धातु कम कम हुई, फिर उससे रक्त कम होने लगी, आगे आगे धातुएं कम होती गई, इस वजह से शोष हो गया। दूसरा, अगर शुक्र धातु का क्षय हो जाए यानी अत्यधिक मैथुन आदि की वजह से शुक्र धातु क्षय होगी तो शुक्र कम हुआ फिर उससे पहले वाली धातुएं भी क्षय होती जाएंगी, तो ये प्रतिलोम क्षय। तो ये बोलते हैं शुक्र के लिए लाइन लिखी हुई है जो हमने हाईलाइट कराई, परा ही येषाम फल निवृत्ति आहार से, यानी आहार की सबसे श्रेष्ठ संपत्ति होती है वो शुक्र को बोला गया।
9 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर लीजिए। आहारस्य परम धाम है शुक्र तद रक्षेत आत्मनः क्षयो ही यस्य बहुन रोगान मरणम वा नियच्छति। बोलते हैं आहार का जो परम धाम है यानी उत्तम जो सार आहार का आपको प्राप्त होता है एंड जो रिजल्ट है वो शुक्र को बोला गया, तो इसकी रक्षा मनुष्य को करनी चाहिए। अगर इसका क्षय हो गया तो बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी या फिर मृत्यु हो जाती है, ऐसा बोला गया। ये आपने हाईलाइट किया। आपको ये लाइन लिखे देंगे आहारस्य परम धाम है शुक्रम तद रक्षति आत्मनः। तो ये कौन सी राज्यक्षमा के लिए कहा गया? क्षय जन्य जो राज्यक्षमा है उसके लिए बोलते हैं। फिर हमारा आता है 10 नंबर श्लोक में, देखिए विषम भोजन जन्य जो शोष है उसके कारणों की बात की गई। इसकी आप जो हिंदी है ना, हिंदी की 6th या 7th लाइन में देखिए, 7th लाइन में देखिए लास्ट में लिखा है वह पुरुष केवल मल के बल पर ही जीवित रहता है। इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। राज्यक्षमा में हम बोलते हैं ना, मतलब पेशेंट है जो उसकी धातुएं तो बनती नहीं है प्रॉपर, और जो भी उसने खाया है ना उसका मल ज्यादा बनने लगता है, तो उस पुरुष का जो मल होता है ना, मतलब बल होता है जो राज्यक्षमा वाले पेशेंट का, वो मल के अधीन बोलते हैं आचार्य चरक की। मल की रक्षा उसको करनी चाहिए क्योंकि सारा बल तो उसका मल के ही अधीन होता है। आगे लिखा है शोथ से पीड़ित पुरुष के मल की रक्षा बलपूर्वक करनी चाहिए। अन्य अत्यंत क्षीण व दुर्बल पुरुषों के भी मल की रक्षा करनी चाहिए। फिर देखिए 11 नंबर जो लाइन है ना, विषम भोजन जन्य जो शोष है उसके कारणों में 11 नंबर लाइन में बोला इसमें वात शूल अंग मर्द, गले में खरखराहट, पार्श्व में वेदना, कंधों में मजने जैसी पीड़ा, स्वर भेद और प्रतिशाय को उत्पन्न करता है। वात के लिए बोला गया, दोष तो तीनों प्रकोपित होते हैं राज्यक्षमा में, तो वात के लिए बोल रहे हैं वात जब प्रकोपित हो जाएगा तो ये कर्म करने वाला होगा। वात की वजह से स्वर भेद और प्रतिशाय होता है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर पित्त की वजह से ज्वर, अतिसार, पेट में दहा आदि। कफ में प्रतिशाय को आपने हाईलाइट किया, तो आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए प्रतिशाय। जो राज्यक्षमा में जो प्रतिशाय होता है वो वात और कफ दोनों की वजह से होता है, वात और कफ की वजह से प्रतिशाय। नेक्स्ट 11 नंबर श्लोक में भवती च अत्र करके लिखा हुआ है, यहाँ पे बोला हितासी श्यान मितासी श्यात काल भोजी जितेंद्रिय पश्यन रोगान बहुन कष्टान बुद्धिमान विषमाशनात्। बोलते हैं हितासी श्यात, जो विषम भोजन से उत्पन्न करने वाले जो बहुत कष्टकारी रोग है उनको देखते हुए जो बुद्धिमान पुरुष है उसको चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए कि हिताशी हितकर चीजों का सेवन करे, मिताशी मित का मतलब होता है थोड़ा खाना, नपा तुला भोजन करे, काल भोजी जितेंद्रिय काल से भोजन करे, मतलब टाइम से खाना खाना है। ये नहीं कि आप खा तो लघु रहे हो आप, लेकिन अगर टाइम के अकॉर्डिंग नहीं खाओगे ना, बहुत टाइम पहले खा लिया या जो भोजन काल था उसके बहुत टाइम बाद खा लिया तो भी उससे कोई लाभ नहीं है, चाहे आप कितना ही हितकर खा लो। तो बोलते हैं हितकारक आहार खाना चाहिए, मित खाना चाहिए मतलब कम अमाउंट में खाना चाहिए, काल से करना चाहिए, टाइम से भोजन करना चाहिए और जितेंद्रिय होकर भोजन करना है। तो ऐसे जो विषम भोजन से उत्पन्न हुए कष्टकारी रोग हैं उनको देखते हुए कि विषम भोजन से तो बहुत रोग होते हैं, ऐसा सोचकर जो बुद्धिमान मनुष्य है उसको जितेंद्रिय होकर हितकारक द्रव्यों का, मित द्रव्यों का यानी नपातुला और समय पर भोजन करने को कहा गया है। नेक्स्ट आप आ जाइए 654 पेज नंबर पे, 654 यहाँ पे विमर्श लिखा हुआ है। देखिए विमर्श की ऊपर से 6th लाइन में देखिए, विमर्श की ऊपर से 6th लाइन वहां पे है लास्ट में कुष्ठम ज्वरम शोषश नेत्र अभिषंद को आपने हाईलाइट किया, या आप पेज के टॉप पर लिख सकते हैं आचार्य सुश्रुत ने 4 औपसर्गिक रोगों का वर्णन किया। आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 4 औपसर्गिक रोग बताए, मतलब जो एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में फैलते हैं। कौन कौन से? कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्र अभिषंद, ये 4 चीजें बोली। कुष्ठ भी फैलता है,
ज्वर भी बोलते हैं वो, और शोष को बोलते हैं यानी राज्यक्षमा को, और नेत्र अभिषंध इनको अपसर्गिक रोग बोलते हैं आचार्य सुश्रुत। फिर आप वहीं स्टार लगा के लीजिए डलहन, और आगे लिखिए मसूरिका का भी वर्णन। डलहन ने अपसर्गिक रोगों में मसूरिका को भी बोला। सुश्रुत ने कुष्ठ, ज्वर, शोष और नेत्राभिषंध को अपसर्गिक रोग बोला। डलहन ने मसूरिका का भी वर्णन किया है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर जो श्लोक है, 12 नंबर श्लोक के मिड में देखिए, बिल्कुल मिड में तम सर्व रोगाणाम कष्टत्वात् को हाईलाइट किया। सभी रोगों में कष्टतम बोला इसको, तो ये लाइन आपको लिख के देंगे, तम सर्व रोगाणाम कष्टमत्वात्। ये किसके लिए बोलते हैं? राज्यक्षमा के लिए कहा गया। फिर हमारा राज्यक्षमा के जो पूर्व रूप है 13 नंबर श्लोक में, इंपॉर्टेंट है बहुत। पूर्व रूपम भवंती तद्यथा प्रतिशाय को आपने हाईलाइट किया। श्वेतु अभीक्षणम, अभीक्षणम मतलब बार बार, पेशेंट को बार बार छींके आती हैं। श्वेतु अभीक्षणम प्रतिशाय को हाईलाइट किया। सेकंड लाइन में मुख माधुर्य होता है। अन्नन अभिलाषा, अन्न काले च अयास को हाईलाइट किया आपने। जब खाना खाने का टाइम होता है ना, तब उसको थकावट बहुत होती है, तो अन्न काले अयासम। और हाईलाइट कर लीजिए दोष दर्शनम अदोषेशु अल्प दोषेशु वा भावेशु, यानी दोषों को देखता है पेशेंट। ऐसे कोई भी चीजें जिनमें कोई दोष है ही नहीं, या है भी तो बहुत कम दोष है, लेकिन पेशेंट को बहुत ज्यादा दिखाई देता है। जैसे पात्र है कोई भी, आप उसको जैसे बर्तन कोई होगा तो साफ होगा वो, लेकिन राज्यक्षमा का पेशेंट बोलेगा कि ये तो गंदा है बहुत, अंदर से देखो इस कितना कितना गंदा ऐसे लगा। तो जो जिनमें दोष है नहीं, यानी अदोषेशु या अल्प दोष है, उनको भी बहुत दोषों में देखने वाला होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लक्षण है राज्यक्षमा का। दोष दर्शनम अदोषेशु अल्प दोषेशु वा भावेशु। फिर फोर्थ लाइन में देखिए, फर्स्ट में ही है मुखस्य पाद्यो शोफ, मुख पे और पैरों पे पेशेंट को स्वेलिंग होगी। और पार्श्वयो अवेक्षणम अत्यर्थम को आपने हाईलाइट किया। हाथ को अपने जो है वो पेशेंट बहुत देखता है, मतलब बार बार हाथों की तरफ देखता रहता है। अक्षिण्यो श्वेत अवभासत, आंखें बिल्कुल व्हाइट हो जाएंगी। और फिफ्थ लाइन में देखिए बाहुओश्च प्रमाण जिज्ञासा को आपने हाईलाइट किया। अपने बाहु का प्रमाण जानने की इच्छा पेशेंट को होती है, हाथों की लंबाई जानने की इच्छा होती है। ये राजस्थान पीजी में क्वेश्चन आया हुआ था। बाहुओश्च प्रमाण जिज्ञासा, ये किसका पूर्व रूप है? तो राज्यक्षमा का। नेक्स्ट इसके आगे स्त्री कामता को आपने हाईलाइट किया। फिर विभत्स दर्शनाम च अस्य काय को हाईलाइट किया आपने। विभत्स दर्शनता च अस्य काय, यानी जो निंदाजनक रूपों को देखता है, ऐसा बोला गया। फिर आगे देखिए स्वप्नेम च अभीक्षण, स्वप्न में बार बार क्या देखता है? दर्शनम अन उदका नाम स्थाना नाम शून्य, यानी जहां पे पानी था, स्वप्न में जो जो जल के जो भाग होते हैं जहां पे जल होना चाहिए उनको जल रहित देखता है। या फिर ग्राम नगर निगम जनपदा नाम, यानी जो गांव है, नगर निगम है, जनपद, उनको देखता है कि वहां पे कोई पर्सन है ही नहीं, कोई इंसान, ऐसा शून्य देखता है। वनों को जो सूखा हुआ देखता है या जल गए हो ऐसा देखता है। या बार बार कृकाल, मयूर, वानर, शूक, सर्प, उल्लुक आदि चीजें, यानी गिरगिट है, मोर है, तोता, सांप, उल्लू आदि जो है वो चीजों को देखता है। और अधिरोहणो यानम व शव उष्ट खरे व रहा, यानी वो देखता है कि वो जो घोड़ा होता है, मतलब कुत्ता होता है, ऊंट है, सुअर है, इन पर सवारी कर रहा है, ऐसा सपने में देखता है। आगे केश अस्थि भस्म तुष अंगार राशिनाम च अधिरोहणम, अपने आप को सपने में देखता है कि वो केश, यानी जैसे बहुत सारे बाल हैं या हड्डियां हैं, राख पड़ी हुई है, अंगारे हैं, उनके ऊपर चढ़ रहा है, अधिरोहण कर रहा है, ऐसा पेशेंट खुद को देखता है। तो जो 13 नंबर श्लोक में आपने हाईलाइट किया, फर्स्ट लाइन से आप देखना, आपने हाईलाइट किया पहले प्रतिशाय को, देन क्षयथु अभीक्षणम। फिर सेकंड लाइन में अन्न काले अयासम दोष दर्शनम अदोषेशु अल्प दोषेशु वा भावेशु। फिर फोर्थ लाइन में मुखस्य पाद्यो शोफ पाद्यो च अवेक्षणम को आपने हाईलाइट किया। नेक्स्ट लाइन में बाहुओ प्रमाण जिज्ञासा स्त्री कामता विभित्स दर्शनाम च अस्य काय, ये आपने हाईलाइट किया। बाकी आपको याद रहेगा जहां पे पहले पानी ज्यादा था तो वहां चीजों को बिल्कुल शून्य देखता है,
जो गांव है, नगर निगम है, उनको भी बिल्कुल देखते हैं कोई नहीं रहता, सपने में ऐसा देख रहा है। और कई तरह के जानवर ऐसे देखता है, या उनके ऊपर सवारी करता हुआ खुद को देखता है, या फिर ये हो गया अंगारे हो गया, केश हो गया, हड्डी आदि के समूह पर खुद को रोहण चढ़ता हुआ ऐसा देखता है। 14 नंबर श्लोक में अब राज्यक्षमा के यहाँ एकादश रूप लिखे हुए हैं, ये हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, जो जब चिकित्सा स्थान में पढ़ेंगे वो इम्पोर्टेंट है, वो आपको याद होना चाहिए। देन हमारा 15 नंबर जो श्लोक है, यहाँ पे यक्ष्मा की साध्य साध्यता के बारे में बोला कि जिन रोगियों का बल मांस रक्त ये क्षीण नहीं हुआ, बलवान है जो, अरिष्ट लक्षण नहीं उत्पन्न हुए, तो आप जो वो उस रोग को साध्य जानो, यानी राज्यक्षमा उसका ठीक हो सकता है उस पुरुष का। फिर बोलते हैं 16 नंबर श्लोक में कि जो रोगी दुर्बल हो गया, बल मांस क्षीण हो गए, राज्यक्षमा के लक्षण बहुत कम है, अरिष्ट लक्षण भी नहीं है, तो बहुत लक्षण वाला अरिष्ट उत्पन्न हो गया ऐसा समझिए आप। यानी पेशेंट जब अरिष्ट लक्षण हो जाए तो फिर त्याग देना चाहिए ऐसे को। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका बल मांस क्षीण नहीं हुआ, बाकी उपद्रव भी नहीं आए, अरिष्ट भी नहीं आए, तो वो ठीक हो सकता है, वो राज्यक्षमा का पेशेंट ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है निदान स्थान का 6 चैप्टर कंप्लीट होता है।